ओके बेटा, हम लोग पहुंचे थे फाइनल अकाउंट चैप्टर में। हमारे सारे थियरी वाले पेजेस, रूल्स वाले पेजेस चल रहे थे। मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट की थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन समझाई थी कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है। फिर मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ट्रांजैक्शन थोड़ी बहुत समझाई थी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अभी आज मैं आपको इस लेक्चर में जो समझाने वाला हूँ वो बैलेंस शीट की ट्रांजैक्शन है कि बैलेंस शीट में क्या क्या आता है। अब बैलेंस शीट में 4 कॉलम होते हैं, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। इस तरीके से बैलेंस शीट में 4 कॉलम होते हैं, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। अब हम लोग क्या करेंगे, इन 4 कॉलम में सबसे पहली बात आप देख रहे हो लायबिलिटी टाइप पे मैंने क्रेडिट लिख के रखा है। ऐसा आप लोग एग्जाम में कभी नहीं करोगे। आप लोग कभी भी लायबिलिटी में क्रेडिट और एसेट में डेबिट कभी लिखोगे नहीं। बट हाँ, आपके समझने के लिए अच्छा है, आपके समझने के लिए अच्छा है कि बैलेंस शीट का एसेट साइड डेबिट साइड होता है और लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड होता है। वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे सबसे ऊपर आते हैं हमारे सारे फिक्स्ड एसेट्स। बैलेंस शीट में सबसे ऊपर हमारे फिक्स्ड एसेट्स आते हैं। मैं एसेट साइड से शुरू करता हूँ कि बैलेंस शीट में क्या क्या आता है। जो बड़े बड़े एसेट्स होते हैं जिनकी अमाउंट भी बड़ी होती है और बहुत ज्यादा साल तक हम उनको यूज करते हैं, उनको फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग, मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, हमारे बिजनेस के व्हीकल्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर। वैसे फर्नीचर एंड फिक्सचर हुआ फर्नीचर ही, तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये सारे हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। फिर कुछ कुछ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। ये जो 4 मैंने लिखे, लैंड एंड बिल्डिंग, ये जो 4 नाम मैंने लिखे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये हमारे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। इनको बोलते हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इसी तरीके से हमारे इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स भी होते हैं। इसी तरीके से हमारे इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स भी होते हैं। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं हमारे बिजनेस के? गुडविल, पेटेंट, पेटेंट्स, कॉपीराइट। मैं ये सब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मैं ये सब समझा चुका हूं कि गुडविल क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क, ये सारे हमारे इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। ठीक है। लाइसेंस फीस, लाइसेंस फी या ओनली लाइसेंस, ये हमारा इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट होता है। फिर सॉफ्टवेयर, हमारी कंपनी का कोई भी सॉफ्टवेयर या हमारी कंपनी की कोई भी ऐप, पीसी की ऐप या मोबाइल की ऐप, जैसे हमारे क्लासेस की ऐप है, ये हमारे लिए इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। तो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस फी, सॉफ्टवेयर, फ्रेंचाइजी, ये सारे हमारे इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। ठीक है। इसके बाद आती है हमारी सारी इन्वेस्टमेंट्स, जितनी भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स हमने खरीदी हो। अब इन्वेस्टमेंट्स में आता है क्या क्या हमने खरीदा होगा। शेयर्स ऑफ XYZ कंपनी, कोई भी कंपनी के हमने शेयर्स खरीदे होंगे। शेयर्स ऑफ XYZ कंपनी, अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। डिबेंचर्स ऑफ XYZ कंपनी, कोई भी XYZ कंपनी के हम लोगों ने डिबेंचर्स खरीदे हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगर हम लोगों ने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सब हमारे इन्वेस्टमेंट्स है। इनमें हमारे बिजनेस का जितना भी एक्स्ट्रा पैसा होता है, जो भी साइड में पड़ा होता है पैसा, वो हम इन सारे इन्वेस्टमेंट्स में लगा देते हैं और इन इन्वेस्टमेंट्स पे हमको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलते रहता है। ये ऑब्वियसली हम लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसके सामने कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो अगर हम लोग शेयर्स खरीदते हैं तो उस पर हमको डिविडेंड मिलता है। अगर हम डिबेंचर्स खरीदते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते हैं या गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदते हैं तो उस पर हमको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट्स। इसके बाद आता है हमारे बिजनेस के सारे करंट एसेट्स,
तो जो भी सारे हमारे करंट एसेट्स हैं ये हम लोग नीचे की तरफ लिखते हैं बैलेंस शीट में। पहले फिक्स एसेट्स, उसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल, फिर इन्वेस्टमेंट्स, फिर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हमारे बिजनेस के कौन से होते हैं? कैश बैलेंस हमारा करंट एसेट होता है। कैश बैलेंस को कभी कभी कैश इन हैंड बोलते हैं, कभी कभी कैश ऑन हैंड बोलते हैं, सब एक ही बात है। कैश बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश ऑन हैंड, सब एक ही बात है। ये हमारे बिजनेस के करंट एसेट्स होते हैं। उसके बाद हमारे बिजनेस का बैंक बैलेंस, ये हमारे लिए एसेट होता है। हमारे बिजनेस का स्टॉक, या आप बोल सकते हो क्लोथिंग स्टॉक, हमारे बिजनेस का स्टॉक या क्लोथिंग स्टॉक, ये हमारा एसेट होता है। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स, हमारे बिजनेस के डेटर्स जिनको हमने गुड्स बेचे हैं और अभी हमको पैसे मिलना बाकी है। डेटर्स के बाद बिल रिसीवेबल, जो डेटर्स से हम लोगों को बिल रिसीवेबल मिलते हैं, ये हमारा एसेट होता है। ये सारे हमारे करंट एसेट्स होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब कोई ऐसा एक्सपेंस है जो आने वाले साल का खर्चा है लेकिन हमने इसी साल पे कर दिया, तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट होता है। या आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम हमारा एसेट होता है। जो इनकम हमको अभी मिलना बाकी है, ये हमारा एसेट होता है। ये सारे हमारे करंट एसेट्स होते हैं। कैश बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश ऑन हैंड, बैंक बैलेंस, स्टॉक और क्लोथिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, ये सारे हमारे करंट एसेट्स होते हैं। ठीक है, करंट एसेट्स वो होते हैं जिनको हम बहुत जल्दी, जिनमें से हम पैसा रियलाइज कर सकते हैं। आप बोल सकते हो विद इन 12 मंथ्स, आने वाले 12 महीने के अंदर हमको करंट एसेट्स में से पैसा सारा मिल जाएगा। जहां से भी हमको पैसा आने वाले 12 महीने के अंदर मिल जाएगा उनको करंट एसेट्स बोलते हैं। तो ये बेसिकली बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है एसेट साइड। फिक्स एसेट्स मैंने बता दिया, टेंजिबल इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स दोनों बता दिया, फिर इन्वेस्टमेंट्स बताए कौन से होते हैं, फिर करंट एसेट्स मैंने आपको बताया कौन से होते हैं। अब इसी तरीके से लायबिलिटी साइड पे क्या क्या आता है? लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले आता है ओनर का कैपिटल। लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले आता है ओनर का कैपिटल। आपको मालूम है अकाउंट्स के डे 1 से लेकर मैंने बताया है कि ओनर का जो कैपिटल है वो हमारे बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। ओनर का जो कैपिटल है वो हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि ये ओनर का पैसा है और ओनर का पैसा हम लोग कभी ना कभी ओनर को वापस पे कर देंगे। ओनर का जो पैसा है वो हम लोग कभी ना कभी ओनर को रिफंड कर देंगे, कभी ना कभी। अब यहाँ पे आएगा कैपिटल के नीचे सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल। अब जो ओपनिंग कैपिटल होता है वो आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होता है। तो हम लोग जब भी ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं टी, जब भी मैं ब्रैकेट में लिखूं टी फॉर ट्रायल बैलेंस, मतलब यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो ट्रायल बैलेंस की अमाउंट आएगी। ठीक है, जब भी यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ हो टी फॉर ट्रायल बैलेंस, मतलब जो अमाउंट आपको लिखनी है वो ट्रायल बैलेंस वाली अमाउंट लिखनी है। कभी कभी दूसरे ट्रांजेक्शन में, ये ट्रांजेक्शन में तो नहीं, दूसरे ट्रांजेक्शन में यहाँ पे ब्रैकेट में ए आता है, ए फॉर एडजस्टमेंट, तो उसके सामने जो अमाउंट आती है वो एडजस्टमेंट वाली अमाउंट आती है। यहाँ पे नहीं, दूसरे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, दूसरे ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहा हूँ। अगर ब्रैकेट में हम ए लिखते हैं तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो एडजस्टमेंट वाली अमाउंट आएगी। चलो, ओपनिंग कैपिटल हो गया। इसमें ओपनिंग कैपिटल में क्या क्या ऐड करते हैं? ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल, अगर ओनर कोई नया कैपिटल लेके आया है तो ऐड हो जाएगा। ओनर अगर कुछ अलग से कैपिटल लेके आया है तो ऐड हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल में। अच्छा, और क्या ऐड होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो ऐसे याद करो आप लोग, कैपिटल प्लस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्लस होता है। इसके बाद आता है नेट प्रॉफिट। अगर हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट हुआ तो सारा का सारा नेट प्रॉफिट ओनर को ही मिलता है, लेस अभी इसमें माइनस क्या क्या होगा? एक माइनस होता है ड्रॉइंग्स, एक माइनस होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मैं इसका लॉजिक बताऊंगा कि ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है। और अगर कभी हमारे बिजनेस में नेट लॉस हुआ, इफ एनी, अगर हमारे बिजनेस में नेट लॉस हुआ तो यहाँ से माइनस होता है। अब बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे बच्चों को पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं कि क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। मैं एक बार इमेजिनरी अमाउंट्स के साथ बता दूंगा कि क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। मैं अभी बता देता हूँ।
देखो सपोज करो हमारा यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल जो है, सपोज करो हमारा ओपनिंग कैपिटल है 2 लाख रुपीस, ठीक है। अब मान लो एडिशनल कैपिटल है 50,000 रुपीस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10,000 रुपीस और नेट प्रॉफिट है 70,000 रुपीस। सपोज ये सारी इमेजिनरी अमाउंट्स है, ये जस्ट इमेजिनरी अमाउंट्स है सारी। तो 2 लाख में ये 50,000 और 10,000 और 70,000 प्लस हो जाएगा। 2 लाख के अंदर ये तीनों अमाउंट प्लस हो जाएंगे। तो पहले हम लोग ऐड कर देते हैं, कितना आएगा, अब 2 लाख में 2 लाख में ऊपर वाली तीनों अमाउंट प्लस हो जाएगी। मतलब यहाँ पे आएगा 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 70,000, तो ये आएगा 3,30,000। कितना आया, 3,30,000 आया। ये सारे ऐड वालों का टोटल हो गया, सारी ऐड वाली अमाउंट्स का। 2 लाख प्लस 50,000 तो ये होता है 2,50,000 प्लस 10,000 2,60,000 प्लस 70,000 तो ये हो जाएगा 3,30,000। ये ऐड वालों का टोटल हो गया। अब सपोज करो ड्राइंग से 20,000, अब सपोज करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से 2,000 और नेट लॉस समझो 0 है, क्योंकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट है 70,000, तो नेट प्रॉफिट होगा तो नेट लॉस नहीं होगा, दोनों में से कोई एक चीज होगी। जिस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट होगा ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट होगा, तो नेट लॉस नहीं होगा। अब हम लोगों को क्या करना है, इस 3,30,000 रुपीज में से ये जो ऐड वालों का टोटल है 3,30,000, उसमें से ये 20,000 और 2,000 दोनों माइनस करने हैं। अब देखो मैं आपको आउटर कॉलम में अमाउंट लिख के बताता हूँ। आउटर कॉलम में आएगा 3,30,000 माइनस 20,000 माइनस 2,000, ठीक है। अब कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा प्लस कौन सा माइनस, कौन सा प्लस में प्लस कौन सा माइनस में माइनस, इतना कंफ्यूज होना ही नहीं है। सिंपल है, प्लस वाले सारे प्लस करने हैं, माइनस वाले सारे माइनस करने हैं। तो प्लस वालों का टोटल है 3,30,000, उस 3,30,000 में से 20,000 और 2,000 दोनों मैंने माइनस किए। यहाँ पे कैलकुलेशन देखो, यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेशन लिखी है वो देखो, 3,30,000 माइनस 20,000 माइनस 2,000, तो हमारा आंसर आएगा 3,08,000। ये हमारा आंसर आएगा 3,08,000। ये हमारा आंसर आ गया 3,08,000, ठीक है। तो 3,30,000 में दे पहले 20,000 माइनस किए, तो 330 माइनस 20 ये होता है 310। 310 में दे 2,000 माइनस किया तो बाकी 3,08,000। ये सब इमेजिनरी अमाउंट्स है, कोई भी क्वेश्चन की अमाउंट नहीं है ये मैंने सिर्फ प्लस माइनस के लिए बताया। ये हो गया कैपिटल। कैपिटल के नीचे आती है हमारी सारी लायबिलिटीज। मान लो हम लोगों ने बैंक से लोन लिया हो, मान लो हमने बैंक से लोन लिया हो, तो ये बैंक लोन लायबिलिटी साइड पे आता है। इसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज। पहले सारी नॉन करंट लायबिलिटीज आती है, उसमें सारे लोन्स आते हैं। हमने किसी बैंक से लोन लिया हो या किसी फ्रेंड से लोन लिया हो, लोन फ्रॉम फ्रेंड। ऐसा भी हो सकता है कि ओनर ने अपनी वाइफ से लोन लिया हो, ये भी प्रैक्टिकली अकाउंट्स में लीगली पॉसिबल है। लोन फ्रॉम वाइफ मतलब ओनर ने अपनी वाइफ से लोन लिया, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि ओनर ने अपनी वाइफ से लोन लिया हो, ऐसा भी कभी कभी दिया हुआ होता है। तो ये सारी हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज हो गई। नॉन करंट मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन लायबिलिटीज, जो ऐसी लायबिलिटीज है जो हम बहुत साल के बाद पे करेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे सारे करंट एसेट्स, सॉरी करंट लायबिलिटीज। इसके बाद आती है हमारी सारी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले आएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने गुड्स खरीदे हैं और अभी हमको पैसे पे करना बाकी है। क्रेडिटर्स के बाद बिल्स पेएबल, बिल्स जो हमने बिल एक्सेप्ट करके कबूल करके क्रेडिटर्स को दिए हैं, ये भी हमारी लायबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारी लायबिलिटी होती है। हमने बैंक में जितना हमारा बैलेंस था उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिया, तो जितना हमारा बैंक में बैलेंस था उससे ज्यादा पैसे विड्रॉ कर लिए, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी हो गई। आप देखोगे ना ये एसेट साइड पे देखो बैंक बैलेंस हमारा एसेट होता है और लायबिलिटी साइड पे देखो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी होती है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंसेस जो हैं करंट ईयर के, ऐसे एक्सपेंसेस जो हैं करंट ईयर के लेकिन अभी तक हमको पे करना बाकी है,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये हमारी करंट लायबिलिटी होती है। फिर प्री रिसीव्ड इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम मतलब आने वाले साल की इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम मतलब आने वाले साल की इनकम जो हमको इसी साल मिल गई, आने वाले साल का पैसा हमको इसी साल में मिल गया, ये भी हमारी करंट लायबिलिटी होती है। करंट लायबिलिटीज वो होती है जो आने वाले 12 मंथ्स के अंदर, आने वाले 12 महीने के अंदर हम अपने बिजनेस में से जो पैसा पे कर देंगे, राइट, ये हमारे करंट लायबिलिटीज होते हैं। ओके, इसके बाद बैलेंस शीट का जो टोटल है वो दोनों साइड पे सेम आना चाहिए। जितना बैलेंस शीट का टोटल लायबिलिटी साइड पे होना चाहिए उतना ही बैलेंस शीट का टोटल एसेट साइड पे होना चाहिए। मान लो लायबिलिटी का टोटल है, लायबिलिटी साइड का 7 लाख, तो हमारा एसेट साइड का टोटल भी 7 लाख ही होना चाहिए। दोनों साइड का टोटल हमेशा सेम होना चाहिए जो भी अमाउंट हो, ठीक है। और लायबिलिटी साइड पे क्या आता है, यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे मैं ये नॉन करंट लायबिलिटीज को और करंट लायबिलिटीज को थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ। जो नॉन करंट लायबिलिटी था और करंट लायबिलिटी था उसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ, और मैं लायबिलिटी साइड पे दूसरे भी नाम बताता हूँ यहाँ पे बीच में और क्या आता है। यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे, यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे कैपिटल के नीचे सारे रिजर्व्स, फंड्स एंड प्रोविजंस आते हैं। जो भी सारे हमारे बिजनेस के रिजर्व्स होते हैं या फंड्स होते हैं या प्रोविजंस होते हैं, वो सब यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे आते हैं। अब इस रिजर्व्स, फंड्स एंड प्रोविजंस के ऊपर अलग से एक थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसमें सिर्फ रिजर्व्स एंड फंड्स समझाया हुआ है। मैं भी समझाऊंगा, लेकिन पूरा थ्योरेटिकल अलग चैप्टर है, रिजर्व्स, फंड्स एंड प्रोविजंस। अब मैं आपको रिजर्व्स, फंड्स एंड प्रोविजंस के एग्जांपल बताता हूं। मैं नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटीज को थोड़ा नीचे लेके जाएगा, नीचे लिख दिया थोड़ा। अब रिजर्व्स में कौन से रिजर्व्स आते हैं, मैंने अभी तक आप लोगों को थियरी नहीं बताई है रिजर्व्स होता क्या है, उसका एक अलग से चैप्टर है। फिलहाल मैं सिर्फ एक लाइन में समझा देता हूँ रिजर्व्स क्या होते हैं। ये जैसे हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट है 70,000, तो रिजर्व्स क्या होता है, रिजर्व्स आर अ पोर्शन, a part of the profit set aside to meet the future liabilities or future unknown expenses। सिंपल भाषा में बोलूं तो हम हर साल अपने प्रॉफिट में से थोड़ा हिस्सा साइड में करके रखते हैं। हम हर साल अपने प्रॉफिट में से थोड़ा हिस्सा साइड में करके रखते हैं कि अगर इन फ्यूचर हमारे बिजनेस में पैसों की जरूरत पड़ी तो रिजर्व में पैसा जमा होना चाहिए। प्रॉफिट का एक हिस्सा हम रिजर्व में जमा करके रखते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग हमारे बिजनेस के रिजर्व्स होते हैं, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, बहुत सारे अलग अलग फंड्स होते हैं हमारे बिजनेस के, ठीक है। फिर एक आता है प्रोविडेंट फंड, एक आता है प्रोविडेंट फंड। ये एक फंड होता है, इसमें हमारे एम्प्लॉइज का पैसा होता है। ये पैसा हम अपने एम्प्लॉइज को पे करते हैं जब हमारे एम्प्लॉइज रिटायर होंगे। मैंने अकाउंट्स के पहले दिन से लेकर आपको सिखाया है कि हम कभी भी नौकरी करेंगे नहीं, हम नौकरी करवाएंगे, हम सैलरी पे करेंगे। तो प्रोविडेंट फंड में भी हमारे एम्प्लॉइज का ही पैसा होता है। ये पैसा हम अपने एम्प्लॉइज को पे करेंगे जब वो लोग रिटायर होंगे, प्रोविडेंट फंड का पैसा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें आएंगी बैलेंस शीट में। पहले इतना सब लोग एक बार लिखेंगे, मैं स्क्रॉल कर देता हूं पूरी बैलेंस शीट जैसे लिख सको आप लोग। ट्रेडिंग पीएनएल में लास्ट के 1-2 वीडियो लेक्चर्स में बता चुका हूं ट्रेडिंग और पीएनएल का फॉर्मेट। और मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि आज हमारा फाइनल अकाउंट कंप्लीट हो गया, कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं, क्योंकि फाइनल अकाउंट कभी किसी का कंप्लीट ही नहीं होगा, इतना ह्यूज चैप्टर है। हाँ, इस साल जितना आपको है वो कंप्लीट हो जाएगा, इस साल की पढ़ाई में जितना है, बाकी रियल लाइफ फाइनल अकाउंट कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो ये कैपिटल, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, ये पूरा फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, ये आपको लिखना है। और जो भी ट्रांजैक्शन आपको नहीं समझ में आए कि क्या चीज क्या होती है, रियल लाइफ में कौन सी चीज कहां पे आती है, रियल लाइफ में कैसे कौन सी चीज कहां पे यूज होती है, मीनिंग क्या है, सब मैं बताऊंगा, ठीक है। आप मेरे को कोई भी डाउट इस नंबर पे SMS या व्हाट्सएप करोगे, ये मेरा नंबर है, मैं आपको सारे डाउट्स बता दूंगा।
ठीक है, फिलहाल बैलेंस शीट लिखना शुरू करो।